आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जागृति और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरु शंकराचार्य से मिलने हरिद्वार पहुंचे सीएम। चंपावत में जीत के बाद गुरु के आश्रम पहुंचे धामी। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद साथ में मौजूद, पूर्व विधायक लक्सर संजय गुप्ता भी मौजूद। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है तो वही गुरु शंकराचार्य से मिलने वो हरिद्वार पहुंचे हैं। चंपावत में जीत के बाद गुरु के आश्रम में वो पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक लक्सर संजय गुप्ता भी मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जो आज हरिद्वार दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दैनिक कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए खटीमा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री धामी खटीमा पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि वो लोगों से जनसंपर्क, संवाद, मिलने जुलने और समाधान के लिए खटीमा पहुंचे हैं। आने का जनसंपर्क है, लोगों को सब संवाद है, लोगों से मिलना जुलना है, सभी की जो भी बातें हैं, जो समस्या है उनकी सुनवाई, समाधान जगह जगह। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे, जहां लोगों से जनसंपर्क करने के लिए खटीमा पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं खटीमा में वो लोगों से जनसंपर्क, संवाद करेंगे और साथ ही साथ उन लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही देहरादून से। अफसरों की कमी से जूझ रही सरकार। 126 आईएएस अफसरों की जगह सिर्फ 69 तैनात। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आईएएस का कैडर बढ़ाया, 120 की जगह बढ़ाकर 126 किया। तो राज्य सरकार ने 139 करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज किया और 5 साल में 5% पद से ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो कैडर बढ़ने से 2005 बैच के अधिकारियों को फायदा होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां 5 सालों में 5% पद से नहीं ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। तो कैडर बढ़ने से 2005 बैच के कैडर को फायदा होगा। तो 126 आईएएस अफसरों की जगह सिर्फ 69 तैनात हैं और ऐसे में अब आपको बता दें कि कैडर बढ़ने से 2005 बैच के अधिकारियों को फायदा होगा। देहरादून में अफसरों की कमी से जूझ रही है सरकार। 126 आईएएस अफसरों की जगह सिर्फ 69 अफसर ही तैनात किए गए हैं। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां अफसरों की कमी से जूझ रही सरकार। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास पंत स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार है इस टाइम पे वो अफसरों की कमी से जूझ रही है। 126 पद है लेकिन सिर्फ 69 ही अफसर उसमें तैनात किए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल जागृति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार में जो उत्तराखंड कैडर है वो 126 हो चुका है। यानी इससे पहले 120 था। 6 पद उसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बढ़ा दिए हैं। यानी उत्तराखंड में जो आईएएस प्रमोट किए जाएंगे या जो आईएएस उत्तराखंड का कैडर लेकर आएंगे, 126 पद तक अब भरे जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए और इन 22 साल में केवल 69 पद ही यहाँ पर आईएएस के वर्तमान में मौजूद हैं। यानी केवल 69 आईएएस वर्तमान में कार्यरत हैं उत्तराखंड सरकार में। और ऐसे में लगातार अफसरों की कमी उत्तराखंड सरकार को रहती है। लेकिन अब इस प्रकरण के बाद 126 पद हो जाने के बाद, 6 पदों का दायरा बढ़ने के बाद, जो 2005 बैच के आईएएस पीसीएस अफसर हैं वो अब आईएएस में प्रमोट हो जाएंगे और उस बैच के तकरीबन 17 अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा। 17 अधिकारियों को फायदा मिलने के बाद सीधे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि 85 के करीब उत्तराखंड में आईएएस के पदों पर प्रक्रिया जो है 85 पद भर जाएंगे। उसके बावजूद भी तकरीबन 20 से 35 पद और रिक्त रहते हैं, जो अधिकारियों की कमी से प्रदेश को काफी खामियाजा उसका उठाना पड़ता है। लेकिन भारत सरकार ने उत्तराखंड के सरकार द्वारा जो आवेदन किया गया था, जो मांग रखी गई थी, वो 139 पदों की रखी गई थी जी। लेकिन भारत सरकार ने 139 पद को स्वीकृत न करते हुए
बल्कि 6 पदों का अतिरिक्त दायरा बढ़ा करके 126 दायरा पूरा कर दिया है। लेकिन वर्तमान में केवल 69 आईएएस कार्यरत हैं और जो पीसीएस हैं 2005 बैच के 16 से 17 पीसीएस अधिकारी ऐसे हैं। इस प्रक्रिया के बढ़ने के बाद उत्तराखंड में 126 पद का दायरा बढ़ने के बाद वो प्रमोट हो जाएंगे और वो आईएएस की श्रेणी में उत्तराखंड में कार्यरत हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि राज्य सरकार की तरफ से पदों को बढ़ाने की जो मांग थी वो 139 की गई थी, लेकिन सिर्फ 6 पद ही बढ़ाए गए, 120 से 126 किए गए। लेकिन बात यह भी है कि जब 126 पद है उसके बावजूद भी सिर्फ 69 ही वहां पर कार्यरत है इस टाइम पर, तो अब अगर बढ़ा भी दिए जाते तो कैसे इतनी जगहों पर इस वक्त जो है वहां पर उनकी तैनाती की जाती या उनको जगह दी जाती? बिल्कुल, देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी आते हैं या जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं वो अपना अपना काडर लेते हैं। जब वो उत्तराखंड का काडर लेते हैं तो उत्तराखंड का काडर लेने की जो समय सीमा है वो निर्धारित कर दी गई है। पदों के सापेक्ष में 126 पद तक आप उत्तराखंड में भर सकते हैं। 126 अगर पद हैं तो 126 के मुकाबले 69 पद वर्तमान में है। 2005 बैच के जो पीसीएस अधिकारी हैं वो प्रमोट होकर के आईएएस बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है 85 से लेकर के 86 पद उत्तराखंड को मिल जाएंगे। उसके बाद जो शेष पद बचते हैं उनके लिए जब उत्तराखंड काडर आप चयन करेंगे उसके बाद आपको उत्तराखंड में नियुक्ति मिल पाएगी। तो ये काडर की प्रक्रिया उस समय होती है जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और उसमें काडर चूज करते हैं, उसको उत्तराखंड को प्राथमिकता के तौर पर लेते हैं, तब इसका लाभ मिलेगा। वो अफसरों की कमी उत्तराखंड में रहेगी, लेकिन पीसीएस अफसरों के प्रमोट होने से ये रास्ता काफी हद तक एक आसान बन जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही गंगा दशहरा के पावन पर्व पर देश के कोने कोने में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं। मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भी गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का दौर लगातार जारी है। तो वही प्रशासन ने भी गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका जताई है। ऐसे में किसी भी बड़ी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। बता दें आपको, हरिद्वार और ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी चौक चौराहों पर तैनात किए गए हैं। श्रद्धालु के वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है और जल पुलिस के जवानों और एसडीआरएफ को टीम को भी वहां पर तैनात किया गया है। गंगा दशहरा स्नान की हमारी पूरी तैयारियां हैं। हरिद्वार ऋषिकेश सभी घाटों पे और सभी ट्रैफिक की भी, पार्किंग की भी, भीड़ की भी, घाटों पे भी, और जल पुलिस भी हमारी लगी हुई, बाढ़ राहत की कंपनियां भी लगी हुई। फिर भी लोगों से ये जरूर अपील है कि वो पुलिस का सहयोग करें मेले को शांतिपूर्वक कराने में। खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश पर्यटक स्थल से उत्तराखंड के अन्य धामों के लिए रवाना होने वाले तीर्थ यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही व्यवस्थाओं को मुहैया कराने में प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश भी की जा रही है। देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि उन्होंने समय समय पर ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया है जहां से तीर्थयात्री रवाना हो रहे हैं। जिला अधिकारी का कहना है कि उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से दुरुस्त रखा जाए ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, पहले तो चार धाम जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए मेरे द्वारा लगातार विजिट्स किए जा रहे हैं। कल भी मैं गया था ऋषिकेश, और जो टोकन सिस्टम अभी हम लोगों ने लागू किया है उससे जनता को काफी सहूलियत मिली है। गंगा दशहरा स्नान पर देर रात से श्रद्धालु हरिद्वार जा रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लंबा जाम लग रहा है, जिससे निपटने के लिए पुलिस काफी मशक्कत कर रही है। वही जाम को देखते हुए रूट डाइवर्ट का प्लान भी बनाया गया है, जिसके तहत मंगलौर से वाया लक्सर रूट डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। तो बता दें कि गंगा दशहरा स्नान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पीएस फोर्स को बॉर्डर पार तैनात किया गया और उसके अलावा पुलिस ने भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई है। गंगा दशहरा स्नान की धूम हर जगह देखने को मिल रही है और खासतौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं के आने का दौर लगातार जारी है। सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की जमकर तारीफ भी की। वहीं सांसद ने पिछले 8 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। उन्होंने
कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय पोषित योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। पिथौरागढ़ चंपावत में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया जारी है। मैं तुमको ज्यादा स्मार्ट देता हूँ, मैंने राज्य को उत्तराखंड राज्य और मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने प्रत्येक गांव को जो 150-250 के क्लस्टर वाले गांव थे, लगभग हमने 5000 किलोमीटर की सड़कें गांव के लिए बनाई। और वहीं भारतमाला के माध्यम ऑल वेदर के माध्यम से हमने टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख कैलाश मानसरोवर तक रोड बनाई है। मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नहीं था, हमने भोजीपुरा, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने का काम किया। तो टनकपुर से हमारी 6 ट्रेनें चल रही हैं। सर्वे के काम हमारे टनकपुर बागेश्वर के और रामनगर चकुटिया गैरसैंण के इन कामों में भी हमारी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हमने भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को मनरेगा के माध्यम से 15वें वित्त के माध्यम से भारत सरकार सीधे पैसे उनके खातों में आहरण कराती है। आपने बोला कि मेरे वहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का शुरू किया है। हमारे चंपावत और बागेश्वर के मेडिकल कॉलेज की हम जमीन ढूंढ रहे हैं। पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 500 करोड़ रुपए दे दिया है। पाकिस्तान से उत्तराखंड पहुंच रही गर्म हवाओं से उत्तराखंड तप रहा है। मंगलवार को हरिद्वार प्रदेश में सबसे अधिक 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक पहुंच गया। साथ ही गर्मी से पहाड़ों की रानी मसूरी भी तपने लगी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून तक बारिश नहीं होगी और मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही कुछ दिनों के तक राजधानी दून के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ों तक गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 जून तक गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। हाँ, देखिए, इस सीज़न की अगर बात कर लें, जो पहले अभी गए आपके 2-3 महीने पहले, जिसमें कि मार्च से लेके और जो आपका मई तक का है, जिसको प्री मानसून सीजन या समर सीजन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि 2 महीने शुरू के थे, मार्च और अप्रैल पूरे ड्राई रहे, फिर मई में अच्छी बारिश मिलनी शुरू हो गई, टेम्परेचर भी नॉर्मल है या नॉर्मल से कम आ गए, तो अच्छा रहा उसमें जो है। लेकिन अब फिर से आप देख रहे हैं कि जून आते ही जैसे जो शुरुआत हुई, तो पूरा ड्राई जो है जून से शुरू से ही ये चल रहा है। और तापमान जो जून में जो नॉर्मल भी है वो भी हायर रहते हैं। इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ों में भी वो बढ़ते ही हैं। लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। तो अभी जो 1 तारीख से लेके और अभी आज 8 तारीख हो गई है जून की, जो तो पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं। तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है वो बढ़े हैं और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है, उसकी बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज्यादा रहे। शहर के जिम्मेदार लोगों का एसडीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, वो मुलाकात किया उन्होंने, और जिस तरीके से हमारे एसडीएम साहब ने और दीगर हमारे प्रशासन ने जो कहा था कि भाई इसमें चूँकि परमिशन की इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप जो है ज्ञापन दे दें शहर के जिम्मेदार जा करके। तो हमारे शहर के जिम्मेदार हजरात ने शहर इमाम मुफ्ती मुलाजिम साहब की क़यादत में एसडीएम कोर्ट जाकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है। है नुपुर शर्मा ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे मजम्मत उसकी, इसलिए कि ये हमारी इज्जत की बात नहीं है, हमारी जान और माल की बात नहीं है, ये हमारे नबी की अजमत की बात है। इसलिए हम उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और हम ये इसके बारे में जो है दरख्वास्त करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। और हमने जिस तरह से प्रशासन ने एसडीएम साहब ने गाइडलाइन जारी की कि चंद लोग आकर जो है वो एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन दे दें, तो हम अपने शहर के जिम्मेदारों के साथ में वो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे आए हैं। नैनीताल में आए दिन पार्किंग की समस्या बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पर्यटकों की अचानक भीड़ बढ़ जाने से सरोवर नगरी में यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है। जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। पार्किंग की समस्या को देखते हुए कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जगह जगह जाकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जल्द ही पार्किंग की समस्या का निदान करा जाए।
कुछ दबाव ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा है और जैम से भी जूझना पड़ रहा है। तो मैं 2 चीज़ें देखने गया था। एक तो सबसे पहले जो नारायण नगर में पार्किंग बन रही है, इसमें आराम से 150 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसमें विलम्ब हो रहा है। टॉयलेट उसकी बन के तैयार है, ग्राउंड में केवल इंटरलॉकिंग टाइल्स लगनी थी, उसमें अगर वक्त भी लगता है तो इस सीजन में आराम से हम गाड़ियाँ वहाँ पे लगा सकते हैं। KMBN को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर इसकी वो लेवलिंग करें। टॉयलेट उसका पहले से फंक्शनल है, गाड़ियों का वहाँ पे इस्तेमाल है। रूसी बाईपास को जो हम पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें शटल की सेवा अच्छी है, पार्किंग भी ठीक से हो रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ठीक है। HDFC बैंक के ग्रुप हेड काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि देश में अगर विकास होना है तो उसके लिए उद्यमियों को आगे बढ़ना जरूरी है और किसानों को भी आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद से देश की अर्थव्यवस्था काफी डगमगा गई थी, जिसमें बैंकों ने एक अहम भूमिका निभाई और तरह तरह की पॉलिसी लाकर देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा दुरुस्त करने की कोशिश की है। इसी क्रम में HDFC लगातार अलग अलग जगह जाकर अपनी ब्रांच स्थापित कर रहा है और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध हो सके। यहाँ पर जिसे संज्ञा भी कहा जाता है, MS चैनल्स, बैंक वालों का काम है कि पूरे देश में हर जगह जाना और वहाँ पे क्रेडिट को बढ़ाना, क्योंकि क्रेडिट को बढ़ाने से ही देश में बढ़ोतरी आएगी, देश में GDP का ग्रोथ होगा। HDFC बैंक का ये मानना है कि हमें 2 लाख गांवों में पहुंचना है और हमें कम से कम 650 जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट बढ़ाना है और इसी से जॉब्स क्रिएट होंगी, जो आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो बैंक कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां बिजली विभाग की तरफ से 24 घंटे बिजली पहुंचाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिजली विभाग की तरफ से नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर के साथ चंपावत जिले में बिजली 24 घंटे मिलेगी। साथ ही चारधाम यात्रा में भी बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। ऊर्जा विभाग उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्वक बिजली के दे, इसके लिए विभाग का रुद्रपुर में सबस्टेशन तैयार हो गया है और जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। इससे रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया के साथ आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। देहरादून विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोईवाला तहसील से एक कानून गो को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कानून गो शिकायतकर्ता से उनके 2 भूखंडों को कृषि भूमि से अकृषि भूमि घोषित करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। बता दें कि हरिद्वार निवासी मोतीलाल ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अपने 2 भूखंड है जिसे वो कृषि भूमि से अकृषि भूमि घोषित करना चाहते थे, वही जिसके लिए उन्होंने 31 अक्टूबर 2021 को आवेदन किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि कानून को प्रति फाइल लगाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके आधार पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। थराली के नगर कोटियाना, मींग और भिड़ोतोली में रिवर ड्रेजिंग के नाम पर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। आवंटित पट्टों से निकालते उपखनिजों का खूब व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और निकला हुआ उपखनिज नजदीकी स्टोन क्रशर में जा रहा है, वहीं जहां से उपखनिज महंगे दामों पर आमजन को बेचा जा रहा है। बता दें कि उपखनिज के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पर्यावरण अनुमति जरूरी है। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि रिवर ड्रेजिंग के लिए उपलब्ध खनिज का व्यावसायिक उपयोग हो सकता है और स्टोन क्रशर को ये उपखनिज बेचा जा सकता है, लेकिन 2021 की रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी और इस नीति को उच्च न्यायालय में अब चुनौती मिली और उसके बाद नीति और अधिकारियों के बयान संशय की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि वो जल्द ही खान अधिकारी के साथ इन भंडारों का निरीक्षण करेंगे और निर्धारित मात्रा में अधिक RDM उठाने पाए जाने पर नियमित संगत कार्रवाई भी करेंगे। की चेकिंग जो है, अभी खान अधिकारी से मेरे संबंध में बात हुई थी, अभी वो 15 जून से पहले इसमें एक बार फिर इसमें चेक करेंगे और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मेरे को देंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा के गांव सुजिया में 2 पक्षों में जमीनी विवाद हुआ, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने स्थगन का आदेश जारी किया था और एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाए हुए
लगाते हुए कहा कि 7 जून को मौके पर पहुंचकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए बजाय पीड़ित पक्ष के ही खिलाफ कार्रवाई की और विपक्षी गणों को खुला छोड़ दिया गया। वही सूचना मौके पर पहुंचकर एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने स्थिति का जायजा लिया और बताया कि इस संबंध में हमारी ओर से कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो उधम सिंह नगर की खबर आपको बता दें, जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस आरोपी के श्रय दे रही है और उल्टा उनको ही पकड़कर जेल में ले जा रही है। देखिए, माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन खटीमा द्वारा एक आदेश किया गया, इंटरिम ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वादी के जो जहाँ पर वो रह रहे हैं उसमें विपक्षी द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। उसी के अनुपालन में हमने थानाध्यक्ष को ये आदेश किया था कि इसका अनुपालन किया जाए। ये लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमें घर में नहीं रहने दे रहे हैं। कभी मेरे बच्चों को डीला उठा के मारते हैं और वो वीडियो बनाते हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें मारने दौड़ते हैं। मेरे बच्चों को भी बहुत खतरा रहने के लिए, मेरे पति को और मुझे भी बहुत खतरा रहने के लिए। हमारे लिए कुछ करो। और क्या कहते हैं, इस घर में रहते हैं तो हमारा सामान फेंकते हैं और हमें 2 परिवार मिलकर हमें मारने के लिए आते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां कलजीखाल ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार रात को 4 युवकों ने वन विभाग के वन आरक्षी के साथ मारपीट की। तो वहीं वन आरक्षी पंकज नेगी ने बताया कि वो अपने दीवानी क्षेत्र में रात गश्त करते हुए आ रहा था, तब छछोली धार के पास रात के समय 4 युवक और 2 युवतियां संग बैठे हुए थे। जब वन आरक्षी ने उनसे जानने के लिए कहा तो युवक ने पंकज नेगी के साथ गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट करने लगा, जिससे उनके चेहरे और सिर पर चोटें आई है। वहीं नायब तहसीलदार संजय नेगी ने बताया कि वन आरक्षी पंकज नेगी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक लड़की आई है जिसके पैर में चोट लगी है, जो कि उसने बताया है कि स्कूटी का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी है। हमारे पास फिर वन विभाग के पंकज नेगी जी आए हैं, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ कुछ लड़कों ने मारपिटाई करी है, जिसकी वजह से उनके फेस पे काफी गहरा घाव है और उनके मुंह पे काफी सूजन भी है। ये 4 लड़के हमारे कंपार्टमेंट 6B में रुके हुए थे। 4 लड़के 2 लड़कियां, अच्छा, एक स्कूटी एक बाइक जी। ठीक है, मैं ग्रस्त मार के आ रहा था। हाँ। तो मैंने इनको कहा ये हमारा फायर सीजन भी चल रहा है, हमारा प्लांटेशन है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गुलदार प्रभावित एरिया भी है। मैंने कहा इनको 8 बजे, लगभग 8 बजे की बात है, ठीक है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, मैंने कहा कल को तुम्हारे साथ भी घटना हो जाएगी, तो मैंने कहा आप चलिए। तो ये जाने से मना कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद मैंने कहा चलो तुम जितनी देर वेट करोगे मैं तुम्हारे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये नहीं माने, इतने में इन्होंने धमकी देने लग गए। पता नहीं क्या क्या धमकी दी इन्होंने? ये धमकी कि हम ऊपर फोन करेंगे, ये कहाँ ऊपर फोन करेंगे? कुछ SSP की बोल रहे थे कि हम SSP को फोन करेंगे। किस संबंध में? SSP के क्या हमें यहाँ पे परेशान कर रहे हैं कि बोला आप सिविल एरिया में हो। मैंने कहा ये तो हमारा रिजर्व एरिया, सिविल एरिया का है, वहाँ तो रोड हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में गई हुई है। तो इन्होंने ऐसे ही धक्का की हाथापाई करने लगी। श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिडाला परिसर में 2 छात्रों के गुटों में जमकर लात-घूंसे चले। मारपीट होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि छात्रों के बीच हुई मारपीट को रोकने में विश्वविद्यालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी नाकामयाब रहे। छात्र लगातार परिसर में एक दूसरे पर लात-घूंसे और गाली गलौज करते रहे। वहीं इस घटना को वहां मौजूद किसी छात्र ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय इस वीडियो के आधार पर इन छात्रों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। तो पौड़ी में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी भी उनकी इस झड़प को सुलझाने में नाकामयाब रहे। तो वहीं वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में बना लिया और जिसके बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन भी वीडियो के आधार पर उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
दिनेशपुर के रुद्रा ग्रीन कॉलोनी के जयनगर हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और डेड बॉडी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रुद्रपुर भिजवाया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को भी हटवाया। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि जयनगर पंप के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। तो मौके पर पुलिस बल जब पहुंचा तो देखा तो 2 व्यक्ति मौके पर ही मर चुके थे और जो ट्रक था ट्रक का जो चालक था वो ट्रक छोड़ के भाग गया था। ट्रक को मौके पर कब्जे पुलिस लिया गया। शव को बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। अभी इस संबंध में जांच की जा रही, गलती थी किसकी करके। आसपास जो कैमरे लगे हुए उनको देखा जा रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।